क्या आप सिर्फ रीडिंग से नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं? आज हम लोग जानेंगे कि रिवीजन कैसे किया जा सकता है या सिर्फ रीडिंग से भी रिवीजन होता है। तो चलिए देखते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कुणाल और मैं आपको ये बताने के लायक क्यों हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी एग्ज़ाम्स दी है कॉलेज से लेके आज तक। आज मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ और मैंने कैट, यूपीएससी और जीमैट जैसी कई सारी एग्ज़ाम्स दी है और उनमें सक्सेसफुल भी रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट। रिवीजन करने से पहले सबसे पहले लर्निंग जो होता है, अभी लर्निंग क्या होता है हिंदी में जब हम लोग बात करते हैं, या लर्निंग ये जो वर्ड है वो, जब मैं छोटा था तो मुझे लर्निंग मतलब सिर्फ लगता था कि याद रखना। लर्निंग का मतलब याद रखना नहीं होता है, लर्निंग का मतलब होता है समझना। और समझने के लिए सबसे पहले आपको सारी चीज़ें अनुभव करनी पड़ती है, उसके बाद आपकी समझ निर्माण होती है, मतलब जनरेट होती है। और उसके अलावा अगर आप याद करने की सिर्फ कोशिश करते हो तो आपको याद नहीं रहता है, जिसको हम लोग रट लगाना भी कहते हैं या रट्टा मारना भी कहते हैं। तो लर्निंग के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक्टिव लर्निंग और पैसिव लर्निंग। अभी एक्टिव लर्निंग क्या होता है और पैसिव लर्निंग क्या होता है, बहुत सिंपली बताता हूँ मैं आपको। पैसिव लर्निंग जो हम लोग स्कूल कॉलेज में इधर उधर करते हैं कि भाई सामने से कोई बोल रहा है और वो समझो 1 घंटे का लेक्चर है, वो कुछ न कुछ बताया तो कुछ कुछ चीज़ें हमारे कानों में पड़ती है और कुछ कुछ चीज़ें जो है हमें याद रह जाती है, धुंधला धुंधला याद रह जाता है, उसको बोलते हैं पैसिव लर्निंग। ये अनुभव के हिसाब से बोल रहा हूँ, और कई सारे हिस्से होते हैं पैसिव लर्निंग के, बट ये सबसे आसान है समझने के लिए। और पैसिव लर्निंग ज़्यादा काम नहीं आती, ठीक है, या तो आपने ऑडियो बुक जैसा कुछ लगा दिया है और वो आप सुन रहे हो तो वो होती है पैसिव लर्निंग, वो कुछ काम नहीं आती इतनी। अब बात करते हैं एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग का फंडा बहुत सिंपल है। हमारा जो ब्रेन है ना, जैसे अगर ये वीडियो मैं लंबी खींच दूँ, जैसे मूवीज़ जो है ना 3 घंटे की होती है, अब वो 4 घंटे की हो गई ना तो कोई देखना नहीं है, या तो वो दोनों पार्ट एक में ही रिलीज़ कर देते हैं। उसका रीज़न ये होता है, मूवी एंटरटेनिंग होने के बावजूद भी हमारा जो ब्रेन है वो थोड़ी देर के बाद थक जाता है। यानी कि अगर आप उसको फिज़िकल टर्म्स में देखें, अगर आपको विजुअलाइज करना है उस चीज़ को, हमारे ब्रेन्स में मान लो बल्ब होते हैं, और जब हम लोग एक्टिव स्टेट में होते हैं, वो ऐसी कोई स्टेट नहीं है जो खुद होके लानी पड़ती है, वो एक बेसिकली हम जब एक्टिवली देख रहे होते हैं चीज़ों को तो सब मान लो सब बल्ब जल रहे हैं। अब धीरे धीरे क्या होता है, थोड़े थोड़े बल्ब धीमे होने लग जाते हैं, टिमटिमाने लग जाते हैं। उस वजह से क्या होता है, रोशनी कम हो जाएगी। तो उसी तरह जब हम लोग एक्टिव स्टेट में होते हैं तो सारे बल्ब जल रहे होते हैं, और धीरे धीरे वो बल्ब धीरे धीरे धीमे होने लग जाते हैं। तो वैसे ब्रेन भी धीमे धीमे परफॉर्मेंस कम करने लग जाता है। और ब्रेन का ये फंडा होता है, वो एट अ स्ट्रेच परफॉर्म नहीं कर सकता, उसको टुकड़ों में अगर हम बांट देंगे तो वो कर सकता है। उसको कहते हैं एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग का बेस्ट एग्जांपल दिया था बारबरा ओकली ने, जिनका कोर्स है edx.org पे भी मैंने वो लिया था। उसमें फंडा बहुत सिंपल है। हम 40 मिनट तय करके बैठेंगे कि 40 मिनट हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। एक बार 40 मिनट हमने पढ़ाई कर ली और वो 40 मिनट में हमने कुछ भी नहीं करना है, फिर मोबाइल नहीं देखना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। डिसाइड कर लेना है ये और ये पार्ट में पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, और वो 40 मिनट उतने ही ध्यान से पढ़ना है। फिर आप चाहो तो शुरुआत में 20 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, तो आपको एहसास होगा कि हाँ भाई मैंने 1 घंटा पढ़ाई की है। क्योंकि वो एहसास जो है वो 1 घंटे की पढ़ाई जैसा होगा, हालांकि आपने सिर्फ 40 मिनट ही पढ़ाई करी है, ठीक है। ये बात आपको समझनी। फिर धीरे धीरे आप ब्रेक छोटा कर सकते हो, जैसे 10 मिनट कर सकते हो, लेकिन 10 मिनट से आपने नीचे नहीं जाना है। और ये 40 मिनट का जो फंडा है ये हमेशा इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हो गया, ये होता है एक्टिव लर्निंग और पैसिव लर्निंग। अब ये पहले मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि रीडिंग जो है वो फर्स्ट टाइम जब आप करोगे, जैसे आज हम पढ़ने बैठ रहे हैं तो उसके लिए रीडिंग के वक्त हम लोग लर्निंग करते हैं। तो जब जब आप फर्स्ट टाइम रीड करोगे तब आपको एक्टिवली रीड करना पड़ेगा, तभी ही सिर्फ रीडिंग काम आती है। और सेकंड और थर्ड इसमें आपको अंदाज़ा हो जाता है कि क्या क्या लिखा होगा या क्या क्या लिखा हुआ है, इसीलिए आपकी रीडिंग तेज़ हो जाती है। वो तभी भी सिर्फ रीडिंग होती है। रिवीजन जो होता है वो 1, 2 या 3 रीडिंग के बाद होता है। जैसे कोई मान लो आप रीडिंग में बहुत स्मार्ट हो तो आपको 2 रीडिंग में चीज़ें समझ आ जा रही है, और अगर आपको थोड़े स्लो हो आप, कि आपको इंग्लिश में दिक्कत है या कोई भी कारण हो सकता है, तो आपको 3 लग रही है, मुझे 4 लगती थी, 4 से 5 लगती थी मुझे, मैं सच कहूँगा आपसे। लेकिन जब आप उसमें थोड़े दिन उस तरह से करते हो तो मुझे भी फिर 2 या ढाई रीडिंग में समझ में आने लग गया था। तो इसीलिए मैंने आपको ये बताया कि रिवीजन करने से पहले आपको रीडिंग और रिवीजन का डिफरेंस पता होना चाहिए। रिवीजन वो होता है जो एक शब्द को देख के हम वो पेज पर का पूरी कहानी जो है वो बता सकते हैं,
और रीडिंग वो होता है जो हम समझ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सीधा सीधा आंसर ये है कि आप रीडिंग और रिवीजन को कंफ्यूज ना करें। अब हम जाते हैं दूसरे पॉइंट की ओर, सेल्फ टेस्टिंग। सेल्फ टेस्टिंग का मतलब ही होता है रिवीजन, क्योंकि एग्ज़ाम में जो आपको कराया जाता है वो होता है टेस्टिंग, वो रिवीजन नहीं होता, बराबर है। इसीलिए जो बच्चे एग्ज़ाम के दौर में या एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ के जाते हैं उनका रिवीजन को टाइम नहीं मिला रहता है। इसका ही क्या मतलब होता है, उनको सेल्फ टेस्ट करने के लिए टाइम नहीं मिला होता, और उस वजह से वो लोग एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, क्योंकि ब्रेन इतना क्रैम्ड अप होता है। क्योंकि ब्रेन को टाइम लगता है इन्फॉर्मेशन अंदर लेने के बाद उसको जगह जगह पर रखने के लिए, और फिर उसको प्रैक्टिस दिलानी पड़ती है कि भाई ऐसा कुछ दिखा तुझे तो ये यहाँ से याद कर, ऐसा कुछ दिखा तो इन दोनों जगह से याद करके मुझे बता। जो एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं वो फंक्शन इस तरह से होता है। लेकिन जब हम एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ के जाते हैं, उसका भी हमने वीडियो बनाया हुआ कि कैसे किया जाता है वो, तो उसको टेक्निक से करना पड़ता है। लेकिन आप जब ढंग से पढ़ रहे हो, जब रीडिंग और टेस्टिंग की बात आती है तो आपको टेस्ट पहले करना पड़ता है। और टेस्ट कैसा करोगे, मान लो ये किताब है, मैंने जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये किताब रखी है, अभी मैं पढ़ाई छोड़ के तो बहुत टाइम हो गया, तो ये जो पेज है इसके ऊपर आपने जो भी पढ़ा है, ये जो पेज है इसके ऊपर आपने जो भी पढ़ा है, तो अगर आपने ये याद कर लिया यहाँ से ये कुछ लिखा हुआ है, तो अब मैं बुक बंद करूँगा और हमने वर्ड्स याद नहीं करने, हमने वो समझ याद करनी है कि वो पेज पे क्या लिखा हुआ था। अगर आप इंग्लिश मीडियम से नहीं है तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले आपने समझ को याद करना है कि समझ में आपने क्या समझा था, कि क्या लिखा था वो पेज पे, उस पेज का सारांश क्या था, हिंदी में बात करें तो उसका समराइजेशन क्या था। वो कंसेप्ट होता है, क्योंकि ये तो टेक्स्ट बुक नहीं है, टेक्स्ट बुक के अंदर हर सब हेडिंग के नीचे कंसेप्ट होता है, वो कंसेप्ट को समझना पड़ता है और उस कंसेप्ट के बेसिस पे आपको आंसर देना पड़ता है। ये मैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने वो याद करना है कि ये कैसे सॉल्व, क्या हुआ था, कैसे किया जा रहा था, या क्या क्या हुआ था, या क्या क्या इवेंट्स हुए थे। अगर हिस्ट्री की बात करें तो ज्योग्राफी है तो आपको वो टर्म्स याद रखनी है कि एक पेज पे सारी चीज़ें तो इंपॉर्टेंट नहीं होती, और इसीलिए मैं वापस दोहराता हूँ कि 2 से 3 रीडिंग ज़रूरी होती है, उसके बाद ही आपको ज़रूरी चीज़ें समझ में आती है। तो आपने याद कर लिया उस चीज़ को क्या था, और फिर आपने बुक खोल के देखना है कि आपने जो कहा सोचा मतलब, और जो लिखा हुआ है किताब के अंदर उसके अंदर कितना मिलाप है। तो अगर 70% भी है तो आज के लिए ठीक हो गया। फिर आपने क्या करना है, वापस उसको एक दिन बाद या शाम में, अगर आपकी एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है तो आप शाम में भी कर सकते हो, या दूसरे दिन सुबह उठ के कर सकते हो। इस वजह से स्पीड आप बढ़ा सकते हो। नॉर्मली 72 आवर्स का विंडो देना पड़ता है। समझो आज आपने ये ऐसे टेस्ट, खुद को सेल्फ टेस्ट किया और बाद में दो या 3 दिन के बाद उसको किया, तो वो ज़्यादा याद रहता है, उसको स्पेस रिपीटेशन भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो इस तरह से सेल्फ टेस्टिंग की जाती है। अभी आप अगर बहुत छोटे हो तो हो सकता है आप ये वीडियो देख भी नहीं रहे होंगे, या आप 8-9th में हो तो आप आंसर्स लिख के निकाल नहीं सकते। हमारे पेरेंट्स हमेशा बोलते हैं लिख के निकालो, लिख के निकालो। उससे आप छोटा पोर्शन याद रख सकते हो। अभी पोर्शन बढ़ते जाता है, जैसे जैसे आप बड़े होते हो तो आपको समझ ज़्यादा रखनी पड़ती है, और याद करने की कोशिश ज़्यादा करनी पड़ती है। और याद तभी होता है, पोर्शन इतना होता है तो याद तभी होता है जब आप उसको समझ के लेते हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपने आपके दोस्तों से समझ के लेना है, या प्रोफेसर्स या टीचर्स से समझ के लेना है। या वो टॉपिक अगर आप छोड़ सकते हो, जैसे बहुत से बच्चे करते हैं, तो वो टॉपिक आप छोड़ सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो कभी नहीं छोड़ने होते हैं, क्योंकि वो लाइफ में भी काम आते हैं, वो इसीलिए इंपॉर्टेंट होते हैं वो एग्ज़ाम के लिए भी, ठीक है। अब हम लोग जाएंगे थर्ड पॉइंट की तरफ, फ्लैश कार्ड्स और मॉक टेस्ट। अभी अगर आपने यूट्यूब देखा हुआ है तो फ्लैश कार्ड्स और मॉक टेस्ट्स बहुत फेमस है। फ्लैश कार्ड्स हालांकि बहुत नया कंसेप्ट है, मेरे लिए तो भी नया था जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था सर्विसेज की। तो फ्लैश कार्ड्स कहाँ काम आते हैं, अगर आप ट्रेडिशनल पढ़ाई कर रहे हो, जैसे स्कूलिंग की पढ़ाई कर रहे हो कोई भी, उसमें फ्लैश कार्ड्स आपको काम नहीं आने। कहाँ पर काम नहीं आने, जहाँ पे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, ये सब, वो कहाँ काम आ सकते हैं, या इन सब्जेक्ट्स में भी कहाँ काम आ सकते हैं, अगर आपके क्वेश्चंस लॉजिक बेस्ड यानी ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, कि भाई ये इतना ही पार्ट मुझे याद रखना है तो मुझे आंसर आ जाएगा, तो आप फ्लैश कार्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि फ्लैश कार्ड्स बनाने में टाइम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपके पोर्शन या आपके सब्जेक्ट के हिसाब से फ्लैश कार्ड बनता नहीं है, आपको बनाना पड़ता है घर पे बैठ के। फ्लैश कार्ड का मतलब क्या है, यही चीज़ है जो मैंने आपको किताब में बताई। मान लो ये चीज़ है, आपने इसके 10 वर्ड्स लिख दिए और किताब बंद कर दी,
ठीक है, और 10 वर्ड्स फ्लैश कार्ड पे लिख दिए। तो क्या होता है, अभी किताब बंद करके मैं वो 10 वर्ड्स याद करने की कोशिश कर रहा हूँ और उसको बड़ा करने की इन द सेंस, अगर वहाँ पे कोई डेट थी तो वो डेट पे क्या हुआ था ये याद करने की मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या था भाई, नेक्स्ट वो वाली डेट थी या वो वाला कंसेप्ट था, तो ऐसे याद करते हैं हम लोग। तो फ्लैश कार्ड में भी वही होता है, वो फ्लैश कार्ड से आपको सिर्फ दिखाता है कि ये वर्ड है, कीप वर्ड था, तो ठीक है याद करो ये नीला वाला कीप वर्ड क्या था, कौन सी बुक के लिए था। इस तरह से वो फ्लैश कार्ड्स काम करते हैं। तो वही कह रहा हूँ, वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स में काम आते हैं। और रहे, अगर हम बात करें मॉक टेस्ट की, अब सीन क्या है, स्कूल में जब हम थे, सॉरी, तो स्कूल में जब हम थे तो मॉक टेस्ट का इतना ये नहीं था, अभी शायद होगा भी। मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वो आपको एग्ज़ाम का एहसास दिलाते हैं एग्ज़ाम से पहले। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ एग्ज़ाम से पहले खुद को टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो प्रेशर आप एग्ज़ाम से पहले ले चुके रहते हो वही चीज़ आपको एग्ज़ाम में प्रेशर नहीं देती है। बराबर, अब ये समझाने के लिए, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम को सिमुलेट करते हो यहाँ बैठ के, घर बैठ के, तो क्या होता है एग्ज़ाम में जब आप जाओगे तो आपको इतना नया नहीं लगेगा। ऑफ कोर्स थोड़ा नया लगेगा, लेकिन आपके दिमाग को लगेगा कि नहीं ये तो मैं पहले कर चुका हूँ, कर चुकी हूँ। इसीलिए वो आसानी से चीज़ें याद कर पाता है। ये फंडा होता है मॉक टेस्ट का। अब जब मैं स्कूल में था मैंने कभी नहीं दिए, जब मैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स में गया तब मुझे पता चला कि मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मॉक टेस्ट मतलब वही जो प्रैक्टिस टेस्ट होती है, चाहे आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो या कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपकी क्लासेस वाले आपको बहुत सारी मॉक टेस्ट देते हैं, वो आप सॉल्व करो। उससे क्या होता है, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि अगर आपको लगता है कि मैंने वहाँ पे 80 लिए थे तो हो सकता है मेन एग्ज़ाम में मैं 90 भी ले लूँ। होता है कुछ लोगों का, नॉर्मली कम ही आते क्योंकि ओरिजिनल एग्ज़ाम और मुश्किल होती है अगर मैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करूँ। लेकिन आप जब स्कूल के एग्ज़ाम्स की बात कर रहे हो या कॉलेज के एग्ज़ाम्स की, वो थोड़ी बहुत इजी होती है क्योंकि उसके क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक का पोर्शन ज़्यादा चेंज नहीं होता है। इसलिए अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स से क्वेश्चंस देख के उनको ज़्यादा याद करके जाते हो या उनको ज़्यादा समझ के जाते हो, और बाकी नए तो आएंगे ही या घुमा फिरा के भी आए, तभी भी आपको वो आंसर्स लिखने आ जाते हैं। तो आप जहाँ पे लॉस पूरा होने वाला था, आपको समझो 5 क्वेश्चंस कंप्लीटली नहीं आने वाले थे, उसमें आप कुछ तो भी लिख के आ सकते हो पूरा मिस करने की जगह पे। इसीलिए मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है और इस तरह से सेल्फ टेस्ट किया जाता है अलग अलग सेक्शंस में या अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए। इसी के साथ चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है हमारा कंक्लूडिंग पॉइंट, जिसमें आप स्ट्रैटेजीज़ को कंबाइन कैसे कर सकते हो और रिवीजन कैसे करना है। रिवीजन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ बहुत सिंपल फंडा होता है रिवीजन का। आपने सबसे पहले चीज़ों को समझना है। अगर आप आखिरी दिन पढ़ाई कर रहे हो या 2 दिन पहले पढ़ाई कर रहे हो या 1 महीना पहले पढ़ाई कर रहे हो तो स्ट्रैटेजी डिफरेंट है, उसके मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, वो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। लेकिन आप नॉर्मली अगर पढ़ाई कर रहे हो तो रिवीजन का और रीडिंग का जो फंडा है वो बहुत सिंपल है। रीडिंग आप सिर्फ समझने के लिए इस्तेमाल करते हो, ये याद रखो। अगर मैंने ये चीज़ पढ़ी नहीं आज तक कभी, ये पेज मैंने समझो पढ़ा नहीं आज तक कभी, और आज कल मेरी एग्ज़ाम है या ये महीने में भी मेरी एग्ज़ाम है, अगर मैं 10 बार भी पढ़ लूँ तभी भी ये याद रहने नहीं वाला है। क्योंकि रीडिंग का मकसद ही होता है चीज़ों को समझना, और याद करने का मकसद होता है उस चीज़ को देख कर उस चीज़ को याद करना कि मुझे वो समझ में आई है कि नहीं। और समझ में आई है कि नहीं ये कब होगा, जब आपने प्रॉपरली रीड किया होगा पहले। ठीक है, और उसके बाद आप याद करोगे। याद तभी आएगी आपको, या याद तभी होती है चीज़ें ध्यान से, मतलब ढंग से याद होना। और रट मारना अलग बात है, रट मारने में आपको मेहनत बहुत करनी पड़ती है। रीडिंग में और याद करने में आपको लगता है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं होता है। वो जितना भी आप उस समय के लिए करते हो वो आपको हमेशा के लिए काम आने वाला है, ये चीज़ आपने भूलनी नहीं है। वो मुझे भी यही कन्फ्यूजन रहता था, इसीलिए ये चीज़ डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए बोलते हैं कि हमेशा थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, एग्ज़ाम के 1 महीना पहले ही पढ़ने से अच्छा। इसीलिए याद रखना, मैं वापस कह रहा हूँ, रीडिंग सिर्फ रीडिंग के लिए होती है। रिवीजन जो है आप 1 या 2 ही तरीक़ों से कर सकते हो। जो भी आपने नोट्स बनाए हैं ढंग से, नोट्स बनाना आपको नहीं आता है आप वीडियोस देख सकते हो, या नोट्स कब बनाने हैं कैसे बनाने हैं। नोट्स का फंडा ही ये होता है कि आप एक पेज के नोट्स, मतलब एक चैप्टर के जो नोट्स है ना, वो आधे पेज में पूरे भरने चाहिए और एक एक वर्ड होना चाहिए। और उसके बाद वो वर्ड को याद करके आपको पूरे
पूरे जो आंसर्स है, पूरे जो कंसेप्ट है वो याद आने चाहिए। अब ये डिपेंड करता है आप स्कूल में हो, कहाँ हो, उस हिसाब से आपने उसको करना है। अगर वैसे आप कर पाते हो, अगर आप स्कूल में हो तो हमेशा नोट्स की प्रैक्टिस करें, क्योंकि वो चीज़ आपको फ्यूचर में बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। क्योंकि कॉलेज में वगैरह जब आप जाओगे तो जो बच्चे नए सिरे से सीख रहे होंगे वो ऑलरेडी आपने कर लिया होगा, और आप हमेशा प्लस में रहोगे। और यही वजह से अगर आप डेली स्टडी करते हो थोड़ी थोड़ी भी, तो एग्ज़ाम में आप प्लस में रहोगे। मॉक टेस्ट देते हो तो एग्ज़ाम में आप प्लस में रहोगे। इस तरह से आप खुद को टेस्ट करते हो तो आप प्लस में रहोगे। ठीक है। अगर आपको इसके अलावा कोई भी और क्वेश्चन है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम उसके लिए वीडियो भी बना सकते हैं। इस चैनल का एक ही मकसद है, आप लोगों को सिंपली मैं मेरे एक्सपीरियंस से हेल्प कर पाऊँ, ताकि आप लोगों को आसानी मिले, जो टाइम हमने गंवाया है वो आप वेस्ट ना करें।